हाय स्टूडेंट्स, मैं ललित कुमार ललित एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक होगा ग्लूकोज की संरचना। आज हम पढ़ेंगे ग्लूकोज की संरचना। ग्लूकोज की संरचना क्या है? तो सबसे पहले आपका बिना समय गंवाए हुए नष्ट किए हुए हम चलते हैं ग्लूकोज की संरचना में। तो आपको पहले पता होना चाहिए ग्लूकोज का जो अणुसूत्र होता है, ग्लूकोज का जो अणुसूत्र होगा उसका अणुसूत्र होता है C6H12O6। ग्लूकोज का अणुसूत्र होता है C6H12O6। और आप जानते हैं ग्लूकोज में जो कार्बन की संख्या है, ग्लूकोज में अगर कार्बन की संख्या की बात की जाए, C की संख्या, तो कार्बन की संख्या जो होती है 6 होती है। और अगर हाइड्रोजन की बात की जाए, हाइड्रोजन की संख्या की, तो हाइड्रोजन की संख्या जो होती है 12 होती है। और अगर हम ऑक्सीजन की संख्या की बात करें तो ऑक्सीजन की संख्या जो होती है 6 होती है। इतनी चीज़ हमें पता होना चाहिए। क्या होता है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन है और उसके बाद आपका 12 हाइड्रोजन है और 6 आपका ऑक्सीजन है। और देखते हैं कुछ चीज़ें और हैं, फैक्ट हैं इसमें। ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड समूह पाया जाता है, आपका एक एल्डिहाइड समूह जिसका संकेत होता है CHO। एक आपका एल्डिहाइड समूह पाया जाता है और दूसरा जो होता है 5 OH समूह पाए जाते हैं, जो है इसमें 5 आपके OH समूह, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोक्सी समूह, एल्कोहलिक हाइड्रोक्सी समूह। तो 5 आपके हाइड्रोक्सी समूह पाए जाते हैं। और अगर बात करें हम ग्लूकोज में, अगर बात की जाए तो ग्लूकोज में एक आपका प्राथमिक अल्कोहल होता है। इसमें एक प्राथमिक अल्कोहल, प्राथमिक हाइड्रोक्सी समूह होता है, हाइड्रोक्सी समूह। और इसमें जो होंगे आपके 4 द्वितीयक हाइड्रोक्सी समूह पाए जाते हैं। तो इतनी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए ग्लूकोज की संरचना पढ़ने से पहले कि इसमें क्या होता है। आपका एक CHO समूह पाया जाता है और आपका 4 जो हैं, 5 जो आपके हैं OH समूह पाए जाते हैं। एक आपका OH समूह प्राथमिक होता है, यानी पहले कार्बन से संयोजित होता है। बाकी 4 जो हैं वो द्वितीय, तीसरे, चौथे और 5वें कार्बन पर संयोजित होते हैं। तो आपके 4 द्वितीयक हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होते हैं। तो हम चलते हैं ग्लूकोज की संरचना पर। तो आपको पता है अणुसूत्र C6H12O6। इसमें क्या है आपका 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन उपस्थित है। इसमें एक एल्डिहाइड समूह, 5 हाइड्रोक्सी समूह, जिसमें से एक आपका प्राथमिक और 4 द्वितीयक उपस्थित होते हैं। चलते हैं अब हम स्ट्रक्चर पर, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या होता है आपका, अगर देखा जाए ग्लूकोज का, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्लूकोज की खुली हुई संरचना। ग्लूकोज की खुली हुई संरचना तो हम पढ़ते हैं ग्लूकोज की विपरीत, ग्लूकोज की विपरीत या आप कह सकते हो खुली संरचना, ग्लूकोज की विपरीत या खुली श्रृंखला की संरचना। तो संरचना हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो खुली वाली श्रृंखला होती है इसकी ग्लूकोज की, तो इसे 1870 में बीयर ने दिया था। बायर ने दिया था 1870 में। हम लिख सकते हैं कि बायर ने सर्वप्रथम नहीं लिखिए, बायर ने 1870 में इस संरचना का जिक्र किया। इस संरचना को दिया। तो आपका हो जाएगा बायर ने 1870 में दिया था। अब चलते हैं, देखते हैं संरचना क्या है। आपको भी हमने बताया ग्लूकोज का जो अणुसूत्र है वो C6H12O6 होता है। तो हमें पता है क्या होगा आपका C6H12O6। तो आपका हो जाएगा 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 और ये जानते हैं ग्लूकोज में क्या होता है 6 कार्बन परमाणु उपस्थित हैं। तो आपका ये पहला कार्बन हुआ, ये दूसरा कार्बन हो जाता है, तीसरा हो जाता है, चौथा, 5वां और ये 6ठा। तो इसमें 6 कार्बन उपस्थित होते हैं। और इसमें हमने आपको अवगत कराया है भी कि
ग्लूकोज में एक CHO समूह उपस्थित होता है, तो आपका CHO, ये CHO समूह हो जाता है, और 5 OH समूह उपस्थित होते हैं, तो 1 2 3 4 और एक ये 5 OH समूह हो जाते हैं। अगर हम देखते हैं तो 1 2 3 4 5 और ये 6 हाइड्रोजन हो गए। अब बचा टोटल कितना, 6 हाइड्रोजन, यानी 12 हाइड्रोजन होते हैं, 6 हाइड्रोजन आपका लग गया, बचा कितना, 6 हाइड्रोजन। ये आप हो जाएगा 1 2 3 4 5 और एक ये 6, ये हो जाती है आपकी जो है ग्लूकोज की खुली हुई श्रृंखला। इसी को हम क्या कर सकते हैं, इस तरह बना सकते हैं, जैसे इसमें आपका लगा क्या है, CHO है, तो CHO आप लिख लीजिए 2 3 4 5 और ये 6, आपका टोटल इतना हो जाता है। अब आप में क्या करेंगे, जो तीसरा कार्बन परमाणु होगा ऊपर से जब CHO समूह जोड़ेंगे, जो तीसरा कार्बन परमाणु होता है इसके दाहिने तरफ हाइड्रोजन होता है और बाईं तरफ जो होगा आपका क्या होगा, OH समूह होता है। यही ध्यान देना है, तीसरे कार्बन परमाणु पर क्या होगा आपका, इधर H होगा और इस साइड में OH होगा, यानी दाईं और आपका क्या होगा हाइड्रोजन परमाणु, बाईं और क्या होता है OH समूह होता है। इसमें क्या हो जाएगा, इधर आपका OH और इधर आपका H, यहाँ हो जाएगा OH और यहाँ हो जाएगा H, यहाँ हो जाएगा OH और इस साइड में भी H। यहाँ पर आप चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं H और आपका OH, और चाहें तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं CH2OH। ये भी आपकी क्या है, खुली हुई श्रृंखला है, ये भी आपकी खुली हुई श्रृंखला ही है, ठीक है ना। ये कंप्लीट हो जाता है आपका इतना। तो आप अगर देखते हैं इसमें 1 2 3 4, तो इसमें क्या होते हैं, 4 जो है असममित कार्बन उपस्थित हैं, यानी कहने का मतलब है आप लिख सकते हैं कि ग्लूकोज में 4 असममित कार्बन परमाणु उपस्थित हैं। ग्लूकोज में 4 असममित कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं, कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं। अब आपको पहले पता होना चाहिए असममित कार्बन परमाणु क्या है। तो देखिए पहले असममित कार्बन परमाणु, पहले जिक्र कर लेते हैं हम असममित कार्बन परमाणु क्या है। तो असममित कार्बन परमाणु जो होता है, ऐसा कार्बन परमाणु हो जाएगा, ऐसा कार्बन परमाणु जिसकी चारों संयोजकता, आपको पता है कार्बन जो होता है चतुर संयोजकता होता है, कार्बन में 4 संयोजकता पाए जाते हैं। तो ऐसा कार्बन परमाणु जिसकी चारों संयोजकता भिन्न भिन्न समूह या परमाणुओं से संयोजित होती हैं, तो उस कार्बन को असममित कार्बन कहते हैं, असममित कार्बन कहते हैं। तो ये चीजें हैं, जैसे अब आपको समझा दें, यहाँ देख रहे हैं आपका कार्बन है, इस कार्बन की 4 संयोजकता 1 2 3 4। अब इस कार्बन की चारों संयोजकताएं भिन्न भिन्न होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये पहली जो संयोजकता है आपकी हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ी है, दूसरी भी हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, कार्बन की 2 संयोजकताएं समान परमाणु से संयोजित हो गई हैं, यानी हाइड्रोजन से जुड़ गई हैं, बाकी 2 तो अलग अलग से हैं। अब इस कार्बन पर आते हैं, इस कार्बन की एक संयोजकता OH से जुड़ा है, दूसरा आपका H से जुड़ा है। एक संयोजकता आपका OH समूह से जुड़ा है और दूसरी जो संयोजकता जुड़ी है वो आपका H से जुड़ी है, और तीसरी जो जुड़ी है यहाँ कार्बन से जुड़ी है, लेकिन इसके साथ में इतने समूह उपस्थित हैं, यहाँ तक पूरे उपस्थित हैं, और जबकि इस कार्बन के पास इतने उपस्थित हैं। अब अगर देखते हैं तो इस वाले को अगर संयोजित करें हम तो CH2OH बन जाता है, और इस वाले संयोजित करें इतना बड़ा। तो इसका मतलब ये हुआ इस कार्बन की चारों संयोजकताएं अलग अलग परमाणुओं से,
एक हाइड्रोजन से, दूसरा OH से, तीसरा CH2OH से और चौथा CHOH इतनी से संयोजित है। इसका मतलब इसकी चारों संयोजितताएं भिन्न भिन्न परमाणुओं से संयोजित है या समूहों से संयोजित है। इसी प्रकार से अगर इसको देखेंगे तो इसकी जो संयोजकता है यहाँ तक अगर देखते हैं तो यहाँ तक ये अलग जुड़ी हुई है और यहाँ तक ये अलग है। यहाँ हाइड्रोजन और OH भी आप दोनों अलग हो जाते हैं। इसी प्रकार से इसमें क्या होता है, 4 असममित कार्बन परमाणु उपस्थित हैं, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। जैसे इसमें 2 विन्यास होते हैं, हमें ध्यान देना है, ग्लूकोज में 2 विन्यास पाए जाते हैं। जो ग्लूकोज में जो 2 विन्यास पाए जाते हैं, एक L होता है और एक D होता है, एक D और एक L होता है। जब OH समूह जो आप ये देख रहे हैं OH समूह, अगर ये असममित कार्बन के दाईं ओर उपस्थित है तो आपका D होगा। अगर ये क्या होता है, बाईं ओर उपस्थित है, जैसे यहाँ देखिए ये असममित है आपका, ये इधर उपस्थित हो गया है, ये वाला जो है आपका इधर है, इस साइड में है, और ये वाला क्या हो जाता है, इधर हो जाता है। तो यही देखना रहता है कि अगर जो आपका OH समूह उपस्थित है, अगर बाईं ओर उपस्थित है, बाईं ओर OH उपस्थित है तो आपका L विन्यास हो जाता है, अगर दाईं ओर उपस्थित है तो आपका D विन्यास हो जाता है। 2 चीजें और विशेष ध्यान देनी पड़ती है हमें, एक प्लस चिन्ह का और एक माइनस चिन्ह का। यदि उस संरचना का गुणन चाहे जो हो, चाहे ये आपका हो ग्लूकोज हो या फ्रक्टोज कोई भी हो, जिस संरचना का गुणन मतलब घूमना जो है, यदि वह आपका दाईं ओर से घूमता है तो प्लस में निरूपित किया जाता है, अगर बाईं ओर से घूमता है तो उसे निगेटिव मतलब माइनस चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। तो आपकी ये संरचना हो जाती है ग्लूकोज की खुली हुई श्रृंखला संरचना जो आपकी है, ये भी आपकी खुली हुई श्रृंखला संरचना है। तो आप इसे नोट कीजिए, उसके बाद हम पढ़ते हैं अगली संरचना। लिया होगा तो हम अब आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे हम चक्रीय संरचना के बारे में, ग्लूकोज की चक्रीय संरचना। ग्लूकोज की अगर चक्रीय संरचना पढ़नी है तो हमें खुली श्रृंखला का ध्यान देना पड़ेगा। यदि हम खुली श्रृंखला की संरचना को अगर हम देखते हैं, उसी के आधार पर ही उसे बनाते हैं। तो पहली बात तो जो ग्लूकोज की संरचना है और इसमें हम देखते हैं चक्रीय संरचना, ग्लूकोज की चक्रीय संरचना, तो साइक्लिक जो है, तो अगर हम ध्यान दें थोड़ा सा, अगर गौर करें तो कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो ग्लूकोज कुछ चीज़ों से अपक्रिया नहीं करता। जैसे ग्लूकोज टालन अपकर्मक से अपक्रिया करता है, फैलिंग विलेन से अपक्रिया करता है, लेकिन अगर देखें तो सिर्फ अपकर्मक से अपक्रिया नहीं करता, क्योंकि आप जानते हैं कि जो आपका एल्डिहाइड समूह है वो सिर्फ अपकर्मक के साथ अपक्रिया करके गुलाबी रंग देता है, लेकिन इसमें ग्लूकोज में CHO समूह उपस्थित भी है, लेकिन यह सिर्फ अपकर्मक के साथ अपक्रिया नहीं देता। तो जो आपका है खुली हुई श्रृंखला, इसी के रीजन से, यानी कहने का मतलब आप ये कह सकते हो कि बायर की जो संरचना है खुली हुई संरचना, वो कुछ चीज़ों पर विशेष ध्यान या व्याख्या नहीं कर सका। यानी खुली हुई संरचना जो है ग्लूकोज की, वो कुछ चीज़ों की संरचना या कुछ चीज़ों की व्याख्या नहीं कर सका। जैसे हम देखते हैं कि जो व्याख्या नहीं करता, जैसे खुली हुई संरचना व्याख्या नहीं करता, तो जो आपका यह यानी ग्लूकोज आप कह सकते हो, यह सिर्फ अभिकर्मक से क्रिया नहीं करता, अभिकर्मक से क्रिया नहीं करता, इसकी व्याख्या नहीं करता है। और दूसरा अगर देखें हम इसी में एल्डिहाइड वाला ही देखें, तो एल्डिहाइड में अगर देखते हैं तो खुली हुई श्रृंखला ये भी नहीं ध्यान देता कि NaHSO3, अगर आप ध्यान देंगे तो एल्डिहाइड की जो केमिकल प्रॉपर्टी है उसमें लिखाया जाता है एक आपका योगात्मक अपक्रिया, और योगात्मक अपक्रिया में आपको सबसे पहले लिखाया जाता है HCN हाइड्रोजन साइनाइड से अपक्रिया, उसके बाद आपको लिखाया जाता है NaHSO3 इससे अपक्रिया। ये सभी जो है एल्डिहाइड के साथ योगात्मक अपक्रियाएं देती हैं। एल्डिहाइड के साथ क्या देंगी, आपको योगात्मक अपक्रिया देती हैं, लेकिन ग्लूकोज की खुली हुई श्रृंखला जो है इसके साथ अपक्रिया यानी योगात्मक उत्पाद का या प्रोडक्ट का निर्माण नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ जो खुली हुई संरचना है वो ये भी क्या है आपकी कहने का मतलब है व्याख्या नहीं करता। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि यह NaHSO3 के साथ योगात्मक अपक्रिया नहीं देता, योगात्मक अपक्रिया नहीं देता। ये चीजें ध्यान देनी है।
तो इसीलिए क्या किया गया, फिर उसके बाद आपको चक्रीय संरचना का निर्माण हुआ। तो चक्रीय संरचना में हम देखते हैं कि चक्रीय संरचना ग्लूकोज की जो है चक्रीय संरचना, तो ग्लूकोज की जो चक्रीय संरचना है, तो हमें ध्यान देना है ग्लूकोज में दो कंडीशन पाए गए हैं, एक अल्फा डी ग्लूकोज और एक बीटा डी ग्लूकोज। जो आपका है वो OH और H के ऊपर ही निर्भर करता है। तो अल्फा डी ग्लूकोज जो आपका है, इसका अगर घूर्णन देखें यानी घूमने की क्षमता देखें तो प्लस 111 अंश होता है, और जबकि बीटा का अगर घूर्णन क्षमता देखें तो प्लस 19.2 घूर्णन क्षमता होती है। और अगर इसी बात अगर पिघलने की बात किया जाए तो अल्फा प्लस ग्लूकोज की जो पिघलने की क्षमता होती है, जितने टेम्परेचर पर आपका ये पिघलता है, वो 146 अंश सेल्सियस पिघलता है। जबकि इसी को अगर देखते हैं बीटा डी प्लस ग्लूकोज को जो पिघलने की क्षमता है 150 अंश सेल्सियस होती है। चलिए हम देखते हैं पहले चक्रीय संरचना के बारे में। तो चक्रीय संरचना पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि खुली श्रृंखला इसकी क्या है, यानी कि खुली वाली संरचना देखना है। तो खुली संरचना आप देखते हैं C डबल बॉन्ड OH इस तरीके से है, और ये तीसरे कार्बन पर H इधर होता है और OH इधर होगा, और ये चौथा कार्बन OH और EH, पांचवा कार्बन OH और EH, छठा कार्बन आपका हो जाएगा CH2OH। कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे इसे ओपन करके देखिए ऐसे। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ये OH हो जाता है और यहाँ H हो जाता है। हमें पढ़ना है चक्रीय संरचना। चक्रीय संरचना में क्या होगा, आपका ऐसे पार्टीशन बन जाएगा। तो पार्टीशन जब बन जाता है तो चक्रीय संरचना में ये आबंध टूट जाएगा। चक्रीय संरचना में बनाते समय हमारा क्या होता है, यहाँ का आबंध टूट जाता है। जो ये पहला कार्बन है जहाँ एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड समूह जो होता है वो ऑक्सीजन से डबल आबंध से संयोजित होता है। तो आपका जो यहाँ डबल आबंध है ये आबंध टूट जाएगा। जब ये आबंध टूट जाता है तो ये आपका हो जाता है H, और ये आपका ऐसे खाली हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा आपका O। तो ये जो आपका होगा तो यहाँ H हो जाएगा और यहाँ आपका ये आबंध खाली हो जाएगा। और आगे जो संरचनाएं हैं वो सभी ऐसे चली जाएंगे, 1 2 3 4 5, 2 4 5, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा CH2OH, और यहाँ पर कोई बदलाव नहीं होगा, जैसे है वैसे लिखना है। यहाँ पर हो जाएगा OH, यहाँ हो जाएगा H, यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा H, और यहाँ हो जाएगा OH, यहाँ पर आपका H और यहाँ OH। अब देखिए 1 2 3 4 5, यानी पांचवा कार्बन और पहला कार्बन, यही मैटर फंसता है। अब यहाँ अगर देखते हैं पांचवें कार्बन पर अगर देखते हैं तो इधर H लगा है, तो आप H लगा लीजिए। यहाँ जो आप देख रहे हैं ऑक्सीजन, जो यहाँ का ऑक्सीजन परमाणु है, ये ऑक्सीजन परमाणु यहाँ के कार्बन परमाणु से संयोजित हो जाता है। पांचवें नंबर के कार्बन से क्या होता है, संयोजित हो जाता है। और यहाँ का जो OH है, यहाँ का जो आबंध खाली होता है उससे जुड़ जाता है OH। आपका जो आबंध खाली होगा उससे जुड़ जाएगा। तो ये आपका जो संरचना देख रहे हैं, इसी संरचना को हम कहते हैं अल्फा, इसी को कहते हैं अल्फा डी प्लस ग्लूकोज की संरचना। अल्फा डी प्लस ग्लूकोज की संरचना, ये आपकी अल्फा डी। अगर इसकी घूर्णन क्षमता देखी जाए तो इसकी जो विशिष्ट घूर्णन क्षमता होती है, इसकी जो विशिष्ट घूर्णन होता है वो होता है आपका प्लस 111 अंश। क्या होता है, प्लस 111। अगर इसी आपका ये हो जाता है, यदि इसी में हम ध्यान दें, अगर ये OH परमाणु इधर हो जाए, समूह इधर हो जाए और H परमाणु इधर हो जाए तो ये आपका बीटा हो जाता है। अगर इसी को हम देखें तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ हो जाएगा CH2OH आपका। और यहाँ पहला जो दूसरा कार्बन है इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ऐसा रहेगा सेम टू सेम। यहाँ पर तीसरे कार्बन में कोई बदलाव नहीं होगा, यहाँ पर आपका OH हो जाएगा और यहाँ पर H हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका क्या है, सेम कंडीशन, वैसे कोई बदलाव चेंज नहीं करना है आपको, ऐसे हो जाएगा। अब ये OH इधर चला जाएगा, ये वाला इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा OH और ये हो जाएगा H। ये H इधर चला आएगा और ये OH जो आपका परमाणु जो आपका है ये इधर हो जाएगा, आपका इतना हो जाएगा। तो ये आपका हो जाता है बीटा डी प्लस ग्लूकोज की संरचना, यही हमारी है चक्रीय संरचना।
अगर इसमें बात की जाए, इसमें दो ही प्रकार समय पाए जाते हैं जो कंडीशन है। इसमें अगर बात की जाए इसके विशिष्ट गुणन की, इसका विशिष्ट गुणन जो होता है, विशिष्ट जो गुणन होगा वो होता है 19.2 प्लस 19.2 अंश, इतना होता है। अगर इसके पिघलने की क्षमता देखी जाए, इस वाले के जो आपका जो पिघलता है, तो ये पिघलना जो है, पिघलना ये इसका टेम्परेचर 146 अंश सेल्सियस होता है, जबकि इसका जो पिघलना होता है, जो इसका पिघलना होता है वो इसका होता है 150 अंश सेल्सियस, इतना होता है। तो ये हमारी है चक्रीय संरचना। अगर चक्रीय संरचना पढ़ना है, अब देखिए चक्रीय संरचना जो होती है ये एक साम्य व्यवस्था में पाई जाती है। चक्रीय संरचना जो होती है साम्य, इसी को उठा करके आप इन्हीं के बीच में रख दीजिए। इस संरचना को उठा करके, जो खुली संरचना है, इस संरचना को उठाकर बीच में रख दीजिए। जब हम बीच में रख देते हैं तो इन दोनों सब के बीच में क्या करेंगे, एक साम्य का चिन्ह लगा देंगे, यहाँ पर संरचना हो जाएगी, ये साम्य में हो जाती है आपकी। तो यही हमारी है चक्रीय संरचना। तो इसके बाद हम अगली संरचना के बारे में पढ़ेंगे। आज तक यहीं तक जो है पढ़ते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वॉचिंग के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।